नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी से यही कहना है कि जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कानपुर के बाद प्रयागराज और प्रयागराज में जुमे के दिन आपने बवाल को जरूर देखा होगा। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में ये बवाल जुमे के दिन जमकर हुआ। जुमे की नमाज के बाद जहां नमाजियों ने कहीं हाथ में पत्थर पकड़ा तो कहीं आग लगाई गई। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर हजारों नमाजी जुटे और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर में भी हजारों नमाजी निकले और सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एक लोकतांत्रिक हक होता है, लेकिन यही प्रदर्शन के बीच जब आपके हाथों में पत्थर बन जाए तो सवाल उठने लगते हैं और प्रयागराज में यही हुआ। प्रयागराज में जब जुमे की नमाज के बाद सब कुछ संभालने की कोशिश हो रही थी कि ताकि कानपुर की तरह घटना किसी भी शहर में घटित न हो, लेकिन फिर अचानक से पथराव शुरू होता है और धीरे धीरे माहौल बिगड़ने लगता है। पत्थरबाज पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी करते हैं जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं। ये एक सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि कानपुर की घटना के बाद पूरे देश में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। लेकिन अब आप इस घटनाक्रम को इस तरीके से समझिए कि एक जुमे की नमाज के बाद सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में मस्जिद के बाहर आकर प्रदर्शन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सभी एक ही प्लान के तहत हुआ है, क्योंकि एक ही समय पर एक ही वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट होना ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि जांच अभी जारी है। यूपी में गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। लेकिन सवाल कार्रवाई की नहीं है, सवाल यह है कि आखिर अचानक से नमाजियों के हाथों में पत्थर कहां से आ जाते हैं। जुमे जैसे पाक दिनों में नमाजियों के हाथ में पत्थर कौन पकड़ा रहा है? आखिर प्रयागराज में ऐसा क्या हुआ था जो पत्थरबाजी शुरू हो गई? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि देश में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के खिलाफ प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था। मांग गिरफ्तारी की जा रही थी। तो सवाल ये भी है कि पत्थर चलाकर आप कौन सी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे? आखिर पत्थर चलाना कौन से लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा है और पत्थर चलाकर ये क्या सबूत देना चाहते हैं? क्योंकि अगर हम प्रयागराज को देखें तो यहाँ आपको 10-10, 12-12 साल के बच्चे पत्थर चलाते हुए नजर आ जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये 10 या 12 साल के बच्चे कितने दीन और पैगंबर को समझते हैं, उन्हें वो कितना फॉलो करते होंगे कि उनके खिलाफ दिए गए बयान पर वो सड़क पर पत्थरबाजी करने को तैयार है। एक तरफ जहां सवाल सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि हर हफ्ते यूपी में कैसे बवाल मचाया जा रहा है, कभी कानपुर में पत्थरबाजी हो जा रही है तो कभी प्रयागराज में। सवाल ये भी उठता है कि सरकार यहाँ पर कर क्या रही थी, क्योंकि पुलिस सिस्टम को जब अलर्ट जारी किया गया था तो उस पर कार्य क्यों नहीं किया गया? एक तरफ जहां सरकार से सवाल पूछा ही जाना चाहिए तो सवाल उन सभी लोगों से भी है जो पत्थरबाजी के समर्थन में इस वक्त खड़े हुए हैं। क्योंकि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि उन्हें पत्थर उठाने पर मजबूर किया गया है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या शफीकुर रहमान बर्क देश में एक और कश्मीर बनाना चाहते हैं कि क्योंकि जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तब इसी तरह उन्हें मजलूम बनाकर हमारे सामने पेश किया जाता था और आज तक हम कश्मीर का हल नहीं ढूंढ पाए हैं। आज भी कश्मीर में दिन दहाड़े हत्या होती है, गोलियां चलती है, आतंकवादी सरेआम घूमते हैं, जब चाहते हैं किसी की हत्या कर देते हैं और फिर जंगलों में भाग जाते हैं। क्या हम यूपी और देश को उसी तरह बनाना चाहते हैं? क्योंकि सोलापुर की भीड़ हमें बहुत कुछ दिखाती है कि कैसे एक बयान के खिलाफ हजारों की हजार हुजूम सड़कों पर उतर सकती है और प्रयागराज की पत्थरबाजी हमें ये दिखाती है कि वो किसी भी कानून को मानने को तैयार नहीं है। जहां नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए गए हैं, वहीं आगे की कार्रवाई भी जारी है। नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं अब सवाल यह है कि जब कानून अपना काम कर रही है तो फिर ये कानून को मानने को तैयार क्यों नहीं है? ये हर बार कानून को अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं? आखिर ये चाहते क्या है और देश को फिर से जलाने की साजिश क्यों हो रही है? मैं साजिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ जहां दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर अचानक से नारेबाजी शुरू हो जाती है, वहीं देखते ही देखते महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट शुरू होता है। रांची में तो कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है और वहां कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है।
हावड़ा में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, वहां सड़कों पर आगजनी की भी घटनाएं सामने आई थी। यूपी का हाल आपने देखा ही था कि कैसे प्रयागराज में डीएम समेत सभी आला अधिकारियों को पत्थर मारकर घायल कर दिया गया था। सभी किसी तरह अपने जान को बचा सके। लेकिन सवाल यह है कि प्रयागराज ही नहीं, या सहारनपुर ही नहीं, या फिर दिल्ली रांची ही नहीं, सवाल यह है कि आखिर जुमे के बाद हाथों में पत्थर कहां से आ जाता है। क्योंकि अब तक हम मजाक के तौर पर कह रहे थे कहीं ये संयोग या प्रयोग तो नहीं, क्योंकि जुमे की घटना के बाद अब ऐसा ही लगता है कि देश में अब एक प्रयोग ही हो रहा है। प्रयोग देश को जलाने का, प्रयोग फिर से देश को तोड़ने का, और प्रयोग देश में फिर से एक कश्मीर बनाने का। ये इस वक्त हमारे लिए सोचने का विषय है। भले ही इस वक्त राजनीतिक दल इसको लेकर उत्साहित हो कि उन्हें फिर से रोटियां सेकने के लिए एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन अगर पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है तो इसमें हमारे अपने ही मरते हैं। उस समय हमारे पास ना कोई राजनीतिक दल आता है और ना ही राजनेता। ये हमारे लिए सोचने का विषय है कि आखिर एक बयान के खिलाफ हम देश को जलाने के लिए क्यों निकल जाते हैं। हमारे लिए धर्म ज़्यादा जरूरी है या फिर हमारा देश, क्योंकि ये तय हमें करना है कि हमें धर्म लेकर रहना है या फिर देश को लेकर। ये सवाल है और हमें ये सोचना ही होगा, क्योंकि देश में फिर से एक कश्मीर बनना ये पूरे भारतवर्ष के लिए खतरनाक हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।